एक युग का अंत। मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य, जो कभी शक्ति और वैभव का प्रतीक था, 18वीं शताब्दी में ढलान पर आ गया। आंतरिक कलह और कमजोर शासकों ने साम्राज्य को जकड़ लिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। मुगल साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, जिससे नई शक्तियों के उभरने का मार्ग प्रशस्त हुआ। उपनिवेशवाद के बीच यूरोपीय शक्तियों का आगमन और व्यापार युद्ध। यूरोपीय ताकतें मसालों और धन की चाह में भारत के तटों पर पहुंची। पुर्तगाली सबसे पहले आए, उसके बाद डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज। शुरुआत में वे व्यापारी बनकर आए और व्यापारिक चौकियां स्थापित की। व्यापार पर नियंत्रण की होड़ तेज हो गई, जिससे संघर्ष शुरू हो गए। अपनी चतुराई भरी चालों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे हावी हो गई। 1757 में प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत एक निर्णायक क्षण था। इसने भारत में कंपनी के राजनीतिक और सैन्य प्रभुत्व की शुरुआत को चिह्नित किया। 1764 में बक्सर के युद्ध ने बंगाल, जो एक धनी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र था, पर उनके नियंत्रण को और मजबूत कर दिया। कंपनी का उदय। ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्थान और शुरुआती लड़ाइयां। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चालाक कूटनीति और सैन्य शक्ति के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ाया। इसने भारतीय शासकों के बीच फूट डालकर उनका शोषण किया और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। ब्रिटिश अधिकारियों के नेतृत्व में भारतीय सिपाहियों वाली कंपनी की सेना दुर्जय साबित हुई। प्लासी और बक्सर जैसी लड़ाइयों में जीत ने कंपनी के प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आर्थिक शोषण से चिह्नित था। उन्होंने भारत से विपुल संपदा निकाली और उसके संसाधनों को चूस लिया। इस शोषण से भारतीय लोगों में व्यापक गरीबी और कठिनाई फैल गई। शिकंजा कसता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और उसका प्रभाव। सिपाही विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर सीधा नियंत्रण कर लिया। ब्रिटिश शासन का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा और कानूनी व्यवस्था की शुरुआत की। हालांकि उन्होंने ऐसी नीतियां भी लागू की जिनसे भारत की कीमत पर ब्रिटेन को फायदा हुआ। ब्रिटिश राज, जैसा कि इसे जाना जाता था, प्रगति और उत्पीड़न दोनों का युग था। अंग्रेजों ने रेल मार्ग, टेलीग्राफ लाइन और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया। इससे व्यापार और संचार को सुविधा मिली, लेकिन विशाल उपमहाद्वीप पर उनके नियंत्रण को मजबूत करने में भी मदद मिली। भाग 5। बदलाव के बीच। सामाजिक सुधार और शिक्षा का उदय। 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलनों का उदय हुआ। पश्चिमी विचारों से प्रभावित होकर भारतीय सुधारकों ने सती और जातिगत भेदभाव जैसी पारंपरिक प्रथाओं को चुनौती दी। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिराव फुले प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने सामाजिक न्याय और शिक्षा का समर्थन किया। पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके कारण एक नए बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ, जिसने ब्रिटिश शासन पर सवाल उठाए। समाचार पत्र और पत्रिकाएं राष्ट्रवादी विचारों के मंच बन गईं। भाग 6। विद्रोह। 1857 का सिपाही विद्रोह और उसके बाद 1857 का सिपाही विद्रोह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। जानवरों की चर्बी से सने विवादास्पद राइफल कारतूसों से शुरू होकर विद्रोह जंगल की आग की तरह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। हालांकि इसे अंग्रेजों ने क्रूरतापूर्वक दबा दिया था, लेकिन इसने औपनिवेशिक शासन की कमजोरियों को उजागर कर दिया और राष्ट्रवाद की लपटों को हवा दी। 1857 के विद्रोह के दूरगामी परिणाम हुए। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन हुआ और ब्रिटिश क्राउन को सत्ता का हस्तांतरण हुआ।
इसने अंग्रेजों और भारतीयों के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ को भी चिह्नित किया, जिससे अविश्वास और प्रतिरोध के बीज बोए गए। भाग 7 जागृति, राष्ट्रवाद का उदय और प्रारंभिक राजनीतिक आंदोलन। 19वीं सदी के अंत में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। पश्चिमी लोकतंत्र और स्वशासन के विचारों से अवगत शिक्षित भारतीयों ने अधिक से अधिक राजनीतिक भागीदारी की मांग शुरू कर दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी की स्थापना 1885 में हुई थी, जिसने राष्ट्रवादी आकांक्षाओं के लिए एक मंच प्रदान किया। शुरुआती राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार और सिविल सेवाओं में अधिक प्रतिनिधित्व की वकालत की। उन्होंने अपना संदेश फैलाने और जनता को संगठित करने के लिए समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और सार्वजनिक सभाओं का इस्तेमाल किया। हालांकि उनकी मांगों को अंग्रेजों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो सत्ता साझा करने के लिए अनिच्छुक थे। भाग 8 गांधीवादी युग, असहयोग, सविनय अवज्ञा और स्वतंत्रता की तलाश। 1915 में महात्मा गांधी की भारत वापसी ने स्वतंत्रता आंदोलन को बदल दिया। अहिंसक प्रतिरोध के उनके दर्शन, सत्याग्रह ने लाखों भारतीयों को प्रभावित किया। गांधी ने 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन और 1930 से 34 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे जन आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिससे ब्रिटिश शासन को अभूतपूर्व पैमाने पर चुनौती मिली। गांधी के नेतृत्व ने भारतीय जनता को प्रेरित किया। जीवन के सभी वर्गों के पुरुषों और महिलाओं ने इन आंदोलनों में भाग लिया, ब्रिटिश कानूनों की अवहेलना की और कारावास सहा। स्वतंत्रता संग्राम एक जन आंदोलन बन गया, जिसने पूरे देश की कल्पना पर कब्जा कर लिया। भाग 9 स्वतंत्रता की ओर कूच, स्वतंत्रता के लिए अंतिम धक्का। द्वितीय विश्व युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना या आईएनए ने अंग्रेजों के खिलाफ जापान के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। युद्ध के बाद कमजोर ब्रिटिश सरकार आखिरकार भारत को स्वतंत्रता देने के लिए तैयार हो गई। हालांकि देश के भारत और पाकिस्तान में विभाजन और उसके साथ हुए सांप्रदायिक दंगों ने समारोहों पर एक काला साया डाल दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, जिसने सदियों पुराने औपनिवेशिक शासन का अंत किया। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने विभाजन की राख से एक नए राष्ट्र के निर्माण के कठिन कार्य को विरासत में लिया। भाग 10 स्वतंत्र भारत, इतिहास की आग में ढला एक नया राष्ट्र। स्वतंत्रता के बाद भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। राष्ट्र निर्माण, रियासतों को एकीकृत करने और गरीबी, निरक्षरता और सामाजिक असमानता को दूर करने का कार्य बहुत बड़ा था। इन चुनौतियों के बावजूद भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की, एक जीवंत लोकतंत्र और एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। आजादी के बाद से भारत का सफर जीत और हार दोनों का रहा है। एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने शुरुआती वर्षों से लेकर गरीबी और अविकसितता से जूझते हुए एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने तक भारत की कहानी लचीलापन, अनुकूलनशीलता और एक स्थायी भावना की कहानी है।